आज की जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार है। स्टोरी जो है वो तुम हो। तीनों एक दिल्ली के सुबह के 8 बजे का मिस्टर अमिताभ शर्मा का घर। अंजलि बेटा उठो जल्दी से वरना लेट हो जाओगे। अंजलि की माँ मिसिज नैना शर्मा ने उसे रसोई से आवाज़ लगाते हुए कहा, लेकिन अंजलि तो घोड़े बेचकर सो रही थी। अंजलि को सुबह सुबह बहुत गहरी नींद आ रही थी, या यूँ कहो कि कुंभकर्ण की नींद तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पढ़ने में टॉपर, दिखने में सुपर क्यूट और लड़ने में झांसी की रानी, अपने माँ बाप की लाडली इकलौती अंजलि। दोस्तों की जान ऐसी है हमारी अंजलि। रोज़ सुबह देर से उठना, आंधी तूफान की तरह तैयार होना और फिर नाश्ते को बिना चबाए ही खाते हुए घर से निकल जाना। ऐसे ही शुरुआत होती थी अंजलि के दिन की। शाम को घंटों कमरे में बंद हो जाना और रात के डिनर के बाद चांद तारों से बतियाना। अपनी डायरी में रोज़ कुछ ऐसा लिखना जिसे पढ़कर खुद ही मुस्कुरा दिया करती थी। ये सब पसंदीदा काम, और हमारी अंजलि दोस्त और दोस्तों की बहुत कद्र करती है, लेकिन मोहब्बत से उसे मोहब्बत है यह नफ़रत, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये आजकल की मोहब्बत से तो उसे बहुत सख्त नफ़रत है। उसका कहना है कि मोहब्बत इंसान को कमज़ोर बनाती है, सच्ची मोहब्बत इंसान की ताकत होती है। लेकिन आजकल सच्ची मोहब्बत सिर्फ किताबों में और डायरी में होती है। असल ज़िंदगी में तो बस दिल तोड़े जाते हैं, और जिसकी आवाज़ से कभी कभी इंसान खुद भी टूट जाता है। कभी ना कभी जुड़ने के लिए अंजलि के पिता का अपना बिजनेस है, और अंजलि की माँ नैना जी एक कुशल गृहिणी है। अंजलि के जीने का यह बेपरवाह अंदाज उन दोनों की परेशानी की वजह थी, लेकिन इकलौती बेटी होने का अंजलि पूरा फ़ायदा उठाती थी। अपने हर जिद को अपने हिसाब से मनवाना उसकी खूबी थी। अंजलि ने सब कॉलेज में एडमिशन लिया तो वो बहुत खुश थी, लेकिन उसे कॉलेज में होने वाली रैगिंग से एतराज़ था। उसके पिता जानते थे कि अंजलि गुस्से में मारपीट करने में भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने अंजलि को खुद ही कॉलेज में छोड़कर आने का निर्णय किया, तो अंजलि ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि आई विल हैंडल। अंजलि केवल अकेले ही कॉलेज के लिए निकल जाती। उसके माँ बाप मन ही मन उसके लिए दुआ करते कि वह किसी मुसीबत में ना फंसे, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानते थे कि अंजलि का दूसरा नाम ही मुसीबत है। जहाँ अंजलि होती है वहाँ मुसीबत बिना बुलाए ही चली जाती है। सीन 2, फरीदाबाद। सुबह 6 बजे मिस्टर सुनील कुमार का घर। रिया ने अपनी दादी को प्रसाद देते हुए कहा, अब कैसी तबीयत है दादी? ओह मनसूह, तू सुबह सुबह फिर से मेरे सामने आ गई। कितनी बार कहा है तू मुझे सुबह सुबह अपनी शक्ल मत दिखाया कर, पूरा दिन खराब हो जाता है। रिया की दादी ने बड़बड़ाते हुए कहा। रिया की आंखों में हर रोज़ की तरह ही आंसू आ गए थे। वह अपने कमरे में पहुंची और अपने माँ बाप की तस्वीर के आगे बैठकर रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर चले गए। यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता। सभी के लिए मैं एक मनहूस लड़की हूँ। जिनके 8वें जन्मदिन के दिन ही उनके माँ बाबा भगवान के पास चले गए थे। रिया एक बार फिर बहुत तेज रो पड़ी, और क्योंकि उसे याद आता था कि जन्मदिन के दिन वो कैसे बेसब्री से अपने माँ बाबा का इंतज़ार कर रही थी, और पुलिस स्टेशन उसकी मौत की खबर आई थी। रिया के माँ बाप दोनों ही डॉक्टर थे, और उस रात हॉस्पिटल से आते हुए उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट में वो दोनों ही रिया को अनाथ करके चले गए थे। तब से आज तक रिया ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया था। घर में रिया के चाचा चाची, चाचा और की बेटी सुनीता और रिया की दादी यही सदस्य थे, लेकिन रिया को ये सभी ना केवल समझते थे, बल्कि मनहूस कहते भी थे। तभी रिया की सहेली रागिनी आई, और उसने रिया को रोते देखा तो उसे समझाते देर नहीं लगी कि रिया क्यों रो रही थी। उसने झट से रिया को गले लगाते हुए कहा, रिया मैं आज बहुत खुश हूँ। आज से हम कॉलेज
स्टूडेंट हो चुके हैं। चल आज से एक नई लाइफ की शुरुआत होगी, लेकिन तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? चल सब जल्दी कर, देर हो रही है। रिया ने कहा। रागिनी, क्या मैं आज घर पर ही रुक जाऊं? रागिनी ने गुस्से से में घूरते हुए कहा। इन पागलों के साथ अरे पूरे दिन में तुझे जाने क्या क्या सुनाएंगे और तू यहाँ अपने कमरे में बैठकर रोती रहेगी। तू चल बस मेरे साथ, प्लीज़ उठना, देर हो जाएगी। रागिनी ने रिया को उठते हुए कहा। रिया जानती थी कि रागिनी नहीं मानेगी। वो जाकर तैयार हुई। दोनों जैसे ही कॉलेज के लिए निकलने लगी, तभी रिया की चाची ने कहा। चलती महारानी अब पूरे दिन आराम से घूम फिर कर शाम को ही घर आएगी, लेकिन अच्छा है पूरे दिन कम से कम यह मनुष्यत घर से बाहर ही रहेगी। रिया ने सुना तो उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन रागिनी का तो पारा चढ़ गया था। उसने रिया का हाथ पकड़कर चलते हुए कहा। रिया तू कैसी रहती है इन कंजरों के बीच में? रागिनी ने रिया की चाची को घूरते हुए कहा, लेकिन तब तक रिया ने उसे शांत रहने का इशारा किया और दोनों कॉलेज के लिए निकल गई थी। दिल्ली के अरविंद कॉलेज में दोनों फास्ट इंजीनियर स्टूडेंट थी और एडमिशन के बाद आज पहला ही दिन था। रिया जहां कॉलेज में रैंकिंग होगी ये सोचकर डरी हुई थी, वहीं रागिनी को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि रागिनी तो सब ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसे कॉलेज में स्मार्ट और हैंडसम लड़के देखने के लिए मिलेंगे। सीन 3 ग्वालियर सुबह 8 बजे नंदन चौहान रागिनी का घर। रागिनी को फ़ोन करके पता किया तो आज उसका पहला दिन ही कॉलेज का पता नहीं सोकर भी उठी है या नहीं। रागिनी की मां ने रागिनी के पिता को चाय देते हुए कहा। रागिनी के पिता ने फ़ोन लगाया तो रागिनी ने फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। रागिनी की मां परेशान होकर कहती है। आपको कितना मना किया था कि अब उसे दिल्ली मत भेजो, अब दिल्ली से ही उसकी शादी करवा दो, ज़्यादा पढ़ेगी तो लड़का नहीं मिलेगा फिर उसके लिए। रागिनी के पिता ने सुना तो हंस पड़े और कहने लगे। अरे भगवान, वो कौन सा वहाँ अकेले रहती है, इतना परेशान मत हुआ करो। और फिर रागिनी की शादी इतनी जल्दी क्या है, उसे पढ़ने दो, जितना मन करे, फिर शादी तो एक दिन होनी ही है। रागिनी की माँ रागिनी के लिए दिल्ली कॉलेज में करने से जो थोड़ी परेशानी थी, क्योंकि वह उनसे दूर फरीदाबाद में अपने भैया भाभी के पास रहकर पढ़ रही थी। रागिनी की भाभी का व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं था और यह बात रागिनी की माँ जानती थी। रागिनी को भी गुस्सा जल्दी आ जाता है, ये सोचकर वह घबरा जाती थी, लेकिन रागिनी की ख्वाहिश पर रागिनी का भाई उसे ग्वालियर से अपने साथ ही ले आया था। तो यह यहाँ से शुरू होगी असली कहानी, जिसमें 3 लड़कियाँ हैं जो अपने अपनी ज़िंदगी को अलग अलग नज़रिए से देखती हैं। ज़िंदगी को लेकर उन तीनों की सोच जो है वो उन्हें ज़िंदगी के अलग अलग रूप दिखाने वाली है। एक तरफ अंजलि और दूसरी तरफ रिया और उसकी अभी कुछ महीने पहले ही बनी दोस्त रागिनी। अंजलि को प्यार से नफरत है, लेकिन दोस्ती के रिश्ते की वो दिल से मुरीद है। रिया को खुद से को मनुष्य नहीं मानती थी, लेकिन अपने परिवार की वह बेरुखी उसे तकलीफ़ देती है। लेकिन रागिनी इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ स्मार्ट लड़का ढूंढकर लव मैरिज करना है और इसलिए उसने दिल्ली में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करने का मनवाया था। सीन 4 अरविंद कॉलेज के बाहर। कॉलेज के गेट के पास ही नितिन और शुभम खड़े थे। जैसे ही उन्हें रिया और रागिनी को आते देखा, दोनों दौड़कर अपने सीनियर मयंक के पास आए और कहा। सर, न्यू एडमिशन आ रहे हैं। मयंक एक अच्छे घर का लड़का है। उसके पापा अर्जुन भारद्वाज का दिल्ली के करोल बाग की मार्केट में ही ब्रांडल ड्रेस का बहुत बड़ा शोरूम है। दिल्ली के बाहर भी कई शहरों में उनका बिजनेस फैला हुआ है। उसकी माँ एक डॉक्टर है और मयंक अपनी माँ का लाडला बेटा है। मयंक ने की BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। अपनी चश्मिश और ड्रेसिंग पर्सनालिटी की वजह से कॉलेज में हमेशा ही छाया रहता है। लड़कियां उससे दोस्ती करने को उसके पीछे पीछे घूमती है, लेकिन वह हर लड़कियों से सिर्फ यही कहता है, वो तुम नहीं हो। नितिन के पापा अशोक चौहान।
एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उसकी माँ एक एनजीओ चलाती है। एक छोटी बहन है जो कि अभी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। नितिन बहुत शांत और भावुक है, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। वह अपनी माँ के नक्शे कदम पर है और आगे चलकर कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। सुमन बहुत ही मजाकिया और साथ ही साथ दोस्तों पर जान छिड़कने वाला है। उसे पढ़ाई लिखाई और कुछ बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके पापा अच्छे खासे पुश्तैनी रिहाइश और लेकिन उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई। उसके पिता ने सौतेली माँ का आंचल उस पर नहीं डाला ताकि उसके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। शुभम काम नहीं करेगा, बस अपने पिता का पुश्तैनी कारोबार संभालेगा, लेकिन उससे पहले वो अपनी पढ़ाई में साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहता है। राघव एक गरीब घर का लड़का है लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार है। उसके घर में उसकी माँ और एक छोटी बहन सुमन है। उसके पिता का देहांत एक बीमारी के चलते हो गया। उसकी माँ सिलाई कढ़ाई काम करके अपने घर का, राघव का और सुमन की पढ़ाई के खर्चों का मुश्किल से निकाल पाती है। राघव भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ की मदद कर देता है, पर वह अपनी पढ़ाई पूरी करने में अपने घर के हालात बदलना चाहता है। जैसे ही रिया और रागिनी कैंपस के अंदर आई तो सुमन ने उन्हें रोकते हुए कहा, पहले मयंक सर से मिल कर जाओ। रागिनी और रिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। तभी मयंक ने पूछा, नाम क्या है? रागिनी रिया दोनों एक साथ ही बोल पड़े थे। रागिनी तो मयंक के बगल में बैठे लड़के को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कितना स्मार्ट है यार। फिर रिया थोड़ी डरी हुई थी और जैसे ही मयंक ने देखा कि वह बहुत डरी हुई है, उसने कहा, जाओ तुम जा सकती हो, लेकिन कल तुम्हें आते ही यहाँ कुछ सुनाना होगा। रिया ने घबराते हुए कहा, अभी सुना दे। मयंक से पहले शुभम बोल पड़ा था, हाँ बिल्कुल, अभी सुना दीजिए आप। रिया ने कहा, मैं मनुष्य हूँ, और रोने लगे। सबको ऐसा लगता है सबको ऐसा भी सुनने का अंदाज़ा नहीं था। तो तभी सभी एक दूसरे को देखने लगे थे। नितिन उसे ऐसे रोते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने मयंक से कहा, सर जाने दें। मयंक ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? इस बार रिया चुप थी और रागिनी बोल पड़ी थी। उसने कहा, रिया नाम है इसका। मयंक ने कहा, यह गूंगी है जो तुम इसकी तरफ से बोल रही हो। रागिनी चुप हो गई और रिया की तरफ देखने लगी थी। मयंक ने इस बार चिल्लाकर कहा, क्या नाम है तुम्हारा? रिया चौंक गई और कांपने लगी। उसने डरते हुए कहा, मेरा नाम रिया है। मयंक ने कहा, खुद को ही मनुष्य मानती हो तो फिर रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दूसरे के कहने की वजह से मानने लगी हो तो गलत है। खुद से प्यार करो और खुद की इज्जत करो। मेरी मॉम कहते हैं, मनुष्य जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। तभी नितिन रिया के सामने आया। उसने अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। रिया ने जब ये सुना तो उसकी अपने पलकें उठाकर उसने एक नज़र नितिन को देखा और वापस अपने पलकें नीचे झुका ली। नितिन ने कहा, आप जाएं, परेशान मत हो। रागिनी भी रिया के साथ जाने लगी तो मयंक के साथ बैठे राघव का ध्यान उस पर गया। रागिनी ने जैसे ही देखा कि राघव उसे देख रहा है तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई थी। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा, राघव अब भी उसे देख रहा है तो उसके दिल में तो घंटियां बजने लगी थी। मयंक, नितिन और राघव ने शुभम से कहा, या चाय पीने हैं, तो वह सभी उठकर कैंटीन की तरफ जाने को हुए। तभी किसी की आवाज़ से वह रुककर वापस पलटे। एक्सक्यूज़ मी, ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ होगा? चारों लड़के अंजलि की तरफ मुंह खोलकर देख रहे थे। अंजलि ने एक बार उन चारों लड़कों को देखा, फिर खुद को देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कपड़े तो सही पहने हैं, मैंने कहीं चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है? यह सोचकर उसने अपना मोबाइल निकाला और फ्रंट कैमरा करके अपना चेहरा देखा। मैं तो ठीक लग रही हूँ, कहकर उसने अपना फ़ोन वापस अपने पॉकेट में रखते हुए कहा, लगता है तुम लोगों ने कभी लड़की नहीं देखी है, अब अच्छे से देख ली है तो ज़रा बता दो प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? सोम ने कहा, उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, चलिए मैं आपको
वहाँ तक छोड़ देता हूँ। अंजलि ने उसे घूरते हुए कहा, वहीं रुको और वहीं से बताओ, बाकी काम मैं खुद कर लूँगी। मयंक की नज़रें अंजलि से हट नहीं रही थी। 5 फुट 4 इंच गोरा रंग, तीखे नैन शख्स, कमर पर लहराते हुए सुनहरे बाल, होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक और सबसे आकर्षक था उसके होठों के ऊपर एक छोटा सा काला तिल। अन्यथा ही मयंक ने के मुंह से निकला, वो तुम ही हो। अंजलि ने सुना तो उसे घूरते हुए कहा। अंजलि ने वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो लड़के अब भी उसे घूर रहे थे तो अंजलि ने कहा, क्या नमूने हो। वो जैसे ही जाने लगी तो मयंक ने कहा, मिस अंजलि शर्मा। ये जवाब अंजलि ने दिया था। मयंक ने कहा, ओह नाइस नेम मिस अंजलि, यू आर न्यू एडमिशन राइट। अंजलि, यस, और नहीं तो क्या, वरना प्रिंसिपल का ऑफिस तुम लोगों से नहीं पूछती। सो मिस अंजलि, मैं आपका सीनियर हूँ मयंक भारद्वाज, और रैंकिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सुनते ही अंजलि का दिमाग 7वें आसमान पर पहुँच गया था। मयंक ने कहा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक गाना सुना दीजिए जो भी आपकी पसंद हो। अंजलि ने कहा, मुझे गाना नहीं आता, मैं एक स्टूपिड सी रैंकिंग का हिस्सा नहीं बनने वाली हूँ। तभी नितिन, शुभम और राघव अंजलि के आगे आके खड़े हो गए थे। अंजलि ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर पलटकर मयंक की तरफ देखा। मयंक मुस्कुरा रहा था। उसे यूं देख अंजलि भी मुस्कुराई और फिर एक चीखने की आवाज़ आई जो कि राघव की थी। दरअसल अंजलि ने गुस्से में अपने सामने खड़े राघव के गाल पर एक जोरदार तमाचा रख दिया था और वह दर्द के मारे चीख रहा था। अंजलि के पलटकर मयंक की तरफ देखा तो वह भी मुस्कुरा रहा था। शुभम और नितिन तो राघव का यह हाल देखकर वहाँ से खिसक गए थे। राघव मयंक की तरफ आया और कहा, अबे साले, उसने मुझे थप्पड़ मारा और तू मुस्कुरा रहा था। मयंक ने अपनी तरफ घूरती अंजलि से कहा, वो तुम ही हो। राघव ने यह सुना तो समझ गया मयंक अंजलि पर फ्लैट हो चुका है। अंजलि ने कहा, क्या तुम पागल हो? आइंदा से मुझसे मत उलझना, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे मिस्टर। अंजलि बड़बड़ाते हुई आगे बढ़ गई और मयंक उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। अंजलि के जाने के बाद नितिन और शुभम वहाँ आए और उन्होंने राघव से कहा, तू ठीक है ना भाई? राघव ने उन्हें मारते हुए कहा, सालो, जब तो चुपचाप खिसक गए, आप यहाँ के हमदर्दी जता रहे हो। राघव उन्हें मारने के उनके पीछे भागा और वहाँ मयंक वो तो अभी भी किसी ख्याल से बाहर नहीं आया पाया था जिसमें वह थोड़ी देर पहले ही गुम हो चुका था। वो तुम हो जो अक्सर ख्वाबों में चली आती हो, दिल में छुप कर बैठी हो, चेहरा नहीं दिखाती हो। आज हुआ है रूबेरू तो नाम जान पाया हूँ तुम्हारा, अंजलि शर्मा। तुम हो कुछ और तुम दिखती हो। वह क्या बात है? जैसे ही ये सुना तो मयंक अपनी गुम सोच से बाहर आ और उसने देखा कि राघव, नितिन, शुभम खड़े उसे घूर रहे हैं और मयंक ने कहा, राघव तू ठीक है ना? या तुझे ज़्यादा तेज़ तो नहीं लगी? राघव ने गुस्से में कहा, याद आ गई तुझे कि आपकी वो तुम हो, मुझे थप्पड़ मार कर चली गई। मयंक ने कहा, जवाब नहीं दिया उसे तो बस याद आ रहा था अंजलि का वह बेबाक चेहरा, अंदाज, उसकी वो खूबसूरती, उसकी वो आंखें जिसमें शायद बहुत सारे गहरे राज थे। शुभम ने कहा, राघव रहने दे, अब हमारा दोस्त हमारा नहीं रहा, जिसके सपने में हमें रोज़ आते हैं, दिल चुराते हैं। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। यह गाना मयंक के तीनों दोस्त गा रहे थे और मयंक ने कहा, यारो ये वही है। दरअसल मयंक मोहब्बत में विश्वास करता है। उसकी मोहब्बत कैसी होगी, उसकी छवि उसके दिलो दिमाग में पहले से ही बनी हुई है। आज अंजलि को देखते ही उसे लगा ये वही है, इसलिए वह कह बैठा कि वो तुम हो, जबकि इससे पहले वह आसपास कि हर लड़कियों को कह दिया करता था वो तुम नहीं हो। नितिन, शुभम जहाँ उसे मयंक की दीवानगी समझते थे, वहीं राघव तो मयंक के दिल को समझता था। वो समझता था कि किसी तरह इसी मोहब्बत की तलाश की है। उसे किस मोहब्बत की तलाश है वो अक्सर कहता था, मयंक ये सब सिर्फ किताबों में होता है, असल ज़िंदगी में ऐसी मोहब्बत शायद ही कोई करता होगा। वैसे भी राघव अपनी ज़िंदगी में एक कड़वे सच से काफ़ी वाकिफ़ था और वह यह था कि राघव के मम्मी पापा की भी लव मैरिज थी।
राघव के पिता ने उसकी माँ से प्यार किया था, शादी की और फिर सिवाय शक और तकलीफ़ के उन्हें कुछ नहीं दिया। खुद शराब और सिगरेट में अपनी ज़िंदगी बर्बाद की थी और उसकी माँ को आखिर में अकेला छोड़ के चले गए थे। वो हमेशा सोचता कि प्यार अगर ऐसा होता है तो वो कभी प्यार नहीं करेगा, लेकिन मयंक उसने अपनी माँ को की अरेंज मैरिज में ही लव देखा था। उसका लव पर बिलीव करना लाजमी था, लेकिन वह अक्सर अपने सपने में एक लड़की का अक्स देखा करता था, लेकिन वह मात्र एक अक्स था। वह कभी उसका चेहरा नहीं देख पाता था। उसे शायद उसी अक्स या अपनी उसकी उसी मोहब्बत की तलाश थी जो उसे लगा आज अंजलि से मिलकर ख़त्म हुई है। लेकिन क्या अंजलि ही वह अक्स है या फिर यह मयंक का वहम है? मयंक के दिल ने उसे कहा था कि वही है, और कहते हैं दिल कभी गलत नहीं कहता। तो आगे क्या होगा जानेंगे इसके अगले पार्ट में। बढ़ते रहिए और अपनी समीक्षा देकर मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। सबसे ज़रूरी बात, इस समय इस दौरान बहुत प्रतिकूल है, तो अपना ख्याल बेहतर रखें।